सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी को राहुल गांधी के पत्र की। पीएम मोदी की अपने मंत्रियों को सख्त हिदायत की। देखेंगे जस्टिस गवाई ने ब्रिटेन को बताई क्या है भारत के संविधान की ताकत। राजा रघुवंशी मामले में क्या हुआ खुलासा। देखेंगे कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर शुरू हुई तैयारी को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का है आरोप। 23 जून से हिरासत में है ज्योति मल्होत्रा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। झूठ बोलने और वादे न निभाने का लगाया इल्जाम। बोले कांग्रेस के शासनकाल में किए गए कामों का श्रेय लेती है बीजेपी। केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को जारी किया समन। बीजेपी की नव्या हरिदास ने लगाया है चुनाव में धांधली का आरोप। वायनाड से कांग्रेस सांसद हैं प्रियंका गांधी। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 123 अंकों की बढ़त के साथ 82,515 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 37 अंकों की बढ़त के साथ 25,141 पर बंद हुआ निफ्टी। In business, you only get one chance to make a great first impression. ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी को विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार पत्र लिख रहे हैं। देश के सामने खड़ी समस्याओं को लेकर सवाल कर रहे हैं। सरकार से समस्याओं को सुलझाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर चुप्पी साध ली जाती है। और अब एक बार फिर राहुल ने पीएम मोदी को पत्र लिख दिया है। तो क्या है राहुल के इस पत्र में, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी पहले ही सरकार की टेंशन बने हुए हैं। नतीजा किसी न किसी तरह बीजेपी की तरफ से उन्हें घेरा जाता है। उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। बावजूद इसके राहुल गांधी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और हर वर्ग के मुद्दों को उठा रहे हैं। सरकार से सवाल पूछने के लिए लगातार पीएम मोदी को पत्र लिख रहे हैं। ऐसे में अब राहुल ने एक और पत्र पीएम मोदी को लिख दिया। अपने इस पत्र में राहुल गांधी ने छात्रों को होने वाली दिक्कतों का जिक्र किया है। उन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों के लिए छात्रावास की स्थिति में सुधार और समय पर छात्रवृत्ति देने की मांग की है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में लिखा कि मैं आपसे 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने का अनुरोध करता हूं जो हाशिए के समुदायों से आने वाले 90% छात्रों के लिए शिक्षा के अवसरों में बाधा डालते हैं। सबसे पहले दलित, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए आवासीय छात्रावासों की स्थिति दयनीय है। बिहार के दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास के हाल के दौरे के दौरान छात्रों ने एकल कमरों के बारे में शिकायत की, जिसमें 6 से 7 छात्रों को साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है। अस्वच्छ शौचालय, असुरक्षित पेयजल, मेज सुविधाओं की कमी और पुस्तकालयों या इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। दूसरे हाशिए के समुदायों के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देरी और विफलताओं से ग्रस्त है। उदाहरण के लिए बिहार में छात्रवृत्ति पोर्टल 3 साल तक काम नहीं कर रहा था और 2021 से 22 में किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली। उसके बाद भी छात्रवृत्ति पाने वाले दलित छात्रों की संख्या लगभग आधी हो गई, जो वित्त वर्ष 23 में 1,36,000 से वित्त वर्ष 24 में 0.69 लाख हो गई। छात्रों ने आगे शिकायत की कि छात्रवृत्ति की राशि अपमानजनक रूप से कम है। मैंने बिहार के उदाहरण दिए हैं, लेकिन ये विफलताएं पूरे देश में फैली हुई हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन विफलताओं को दूर करने के लिए तुरंत 2 कदम उठाए जाएं। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का ये पत्र मोदी सरकार और राज्य की एनडीए सरकार की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि इस पत्र के सहारे राहुल ने दलितों और पिछड़े वर्ग को साधने की भी कोशिश की है। अब राहुल गांधी ने पत्र तो लिख दिया है, लेकिन इस पत्र को सरकार गंभीरता से लेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक राहुल ने जितने भी पत्र लिखे हैं उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर दलित, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया। वैसे इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि पीएम मोदी राहुल गांधी को जवाब देंगे। वैसे भी पीएम मोदी की सबसे बड़ी चिंता तो उनकी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी बन गई। इसे लेकर एक बार फिर से पीएम ने सख्त हिदायत पार्टी नेताओं और मंत्रियों को दी है। तो क्या कहा पीएम ने, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में कहा कि मंत्री अपने अपने मंत्रालय की बातों पर ही फोकस करें, अपने मंत्रालय से इतर मुद्दों पर बोलने से बचें। अब पीएम मोदी की इस हिदायत के बाद जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में कई बार बीजेपी आलाकमान की तरफ से ये बात दोहराई गई है, जिससे ये पता चलता है कि अब आलाकमान की, खासकर पीएम मोदी की पकड़ पार्टी पर ढीली पड़ गई है। उनके मंत्री और नेता अब उनकी बात नहीं मान रहे। इसके साथ ही जानकारों का ये भी कहना है कि पीएम मोदी का बयान बता रहा है कि अब इस तरह की बयानबाजी से नहीं, बल्कि अपने काम बताकर जनता को लुभाना होगा। यानी जनता अब काम देखेगी।
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बैठक में पीएम ने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाया जाए। पिछले 11 सालों में एनडीए सरकार की लोक कल्याण से जुड़े कार्यक्रम और उपलब्धियों के बारे में जनता को बताया जाए। सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालयों पर फोकस करें और अपने ही विभाग से जुड़ी उपलब्धियों के बारे में बताएं। साथ ही बेवजह की बयानबाजी भी ना करें। इससे पहले सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया था। इसी तरह आगे भी मंत्रियों को अलग अलग शहरों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की उपलब्धियों को बताने को कहा गया है। इससे पहले 25 मई को दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में भी पीएम ने बीजेपी नेताओं को गलत बयानबाजी से बचने की हिदायत दी थी। मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं को साफ साफ समझा दिया। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि कहीं भी कुछ भी मत बोलिए। पीएम मोदी ने जोर दिया था कि पार्टी नेताओं को अनुशासित बातचीत करनी चाहिए। दरअसल पिछले 2 महीनों में पार्टी नेताओं, सांसदों, मंत्रियों की तरफ से लगातार विवादित टिप्पणियां की गई। नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेना तक का अपमान किया, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है और विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा लग रहा है। इसी के चलते आलाकमान बार बार हिदायत दे रहा है, लेकिन मंत्री और नेता आलाकमान की बात मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब मोदी की बात उनकी पार्टी में ही नहीं सुनी जा रही। पीएम मोदी ने मंत्रियों और नेताओं को बेवजह बयान देने से बचने की हिदायत दी, तो सीजीआई बीआर गवई ने भी संविधान की ताकत बता दी, जिसे बदलने के बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे थे। जस्टिस गवई इस समय ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। यहाँ एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की ताकत के चलते ही आज एक दलित व्यक्ति देश का सीजीआई बना है। और क्या कहा सीजीआई ने, देखिए रिपोर्ट में। सीजीआई बीआर गवई इन दिनों विदेश में हैं, जहां वो तमाम जगहों पर भाषण दे रहे हैं। इसी सिलसिले में सीजीआई ने ऑक्सफोर्ड यूनियन के कार्यक्रम में कहा कि देश में न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन इसे इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि ये न्यायिक आतंकवाद बन जाए। उन्होंने कहा, जब विधायिका और कार्यपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रहती है, तब न्यायपालिका को दखल देना पड़ता है, लेकिन इस दखल की भी एक सीमा होनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब कोई कानून संविधान की मूल भावना या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या पूरी तरह मनमाना और भेदभावपूर्ण हो। फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन टू रियलाइजेशन, एम्बॉडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रॉमिस, इस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में सीजीआई ने भारतीय संविधान की ताकत को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि संविधान उन लोगों की आवाज बनता है जिन्हें कभी सुना ही नहीं गया। एक समय था जब लाखों भारतीयों को अछूत कहा जाता था, लेकिन आज उसी समुदाय का व्यक्ति देश का मुख्य न्यायाधीश है। ये संविधान की समानता की भावना का जीता जागता सबूत है। सीजीआई ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब सत्ता न सिर्फ संस्थाओं बल्कि समुदायों के बीच भी बटी हो। उन्होंने संविधान को एक ऐसा दस्तावेज बताया जो न केवल अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि लोगों को सशक्त करने और न्याय दिलाने के लिए राज्य को जिम्मेदार भी बनाता है। सीजीआई ने बीजेपी के उन नेताओं को भी बड़ा संदेश दे दिया है जो संविधान पर सवाल उठाते रहे हैं। तो सवाल राजा रघुवंशी मामले में भी उठ रहे हैं। मेघालय पुलिस दावा कर रही है कि उसने पूरे मामले को सुलझा लिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मामले में अभी भी कई पेच फंसे हुए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। राजा रघुवंशी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने आखिरकार मेघालय पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का आमना सामना करवाया, जिसके बाद सोनम टूट गई और साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली। जबकि सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि सोनम ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। दोषी माना है सोनम ने अपने, नहीं सोनम ने अपने आपको दोषी नहीं माना है। बातचीत कुछ भी नहीं हुई है, उनसे दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। गोविंद राजा के घर पहुंचा, जहां उसने राजा की मां उमा से बात करने की कोशिश की। उमा के गले लगकर रोया। राजा की मां उमा भी फफक फफक कर रोने लगी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उसी हिसाब से मुझे उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, और सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो। यानी एक तरफ गोविंद ने इस बात का खंडन कर दिया कि सोनम ने पुलिस के सामने गलती कबूल की है, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि सोनम दोषी है। ऐसे में ये मामला उलझता नजर आ रहा है। फिलहाल सोनम समेत बाकी 4 आरोपी राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी मेघालय पुलिस की गिरफ्त में है। शिलोंग के पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सेन ने कहा कि सोनम समेत सभी आरोपियों के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत है। मामले में जांच जारी है। पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट भी कर सकती है। पुलिस की जांच पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि कौन है राजा रघुवंशी का दोषी। राजा रघुवंशी की मां उमा ने चीखते हुए कहा कि मुझे अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए।
दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मेरे बेटे ने क्या किया था, उसकी क्या गलती थी। अब सबको इंतजार है कि रघुवंशी परिवार को न्याय कब मिलेगा। पुलिस ने सोनम को शिलोंग कोर्ट में पेश किया, रिमांड भी मांग ली। देश में राजा रघुवंशी का मामला इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। इसके अलावा सबसे ज्यादा चर्चा देश में जाति जनगणना को लेकर चल रही है। कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार एक बार फिर से जाति जनगणना कराने की तैयारी में है। तो क्या है सरकार का प्लान, देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने की घोषणा की है। सरकार का ये फैसला विपक्ष के दबाव में आया है और देखा जाए तो जाति जनगणना को मिली इस मंजूरी का सबसे बड़ा श्रेय कर्नाटक को दिया जाता है, क्योंकि कर्नाटक देश का पहला राज्य है जिसने जाति जनगणना करवाई थी। जी हाँ, 2015 में जब कर्नाटक में सिद्धारमैया की ही सरकार थी, तभी उन्होंने जातिगत सर्वे कराया, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। और अब एक बार फिर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने जाति जनगणना की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटक सरकार राज्य में दोबारा जाति जनगणना कराने जा रही है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बताया कि ये प्रक्रिया पारदर्शी होगी और सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जाएगी। हम सबका भरोसा जीतकर न्याय करेंगे, यही हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। सर्वे की समय सीमा तय करने का काम राज्य कैबिनेट करेगी और इसकी रिपोर्ट 90 दिन में तैयार की जाएगी। कर्नाटक सरकार का ये फैसला स्टेट लीडरशिप की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद आया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल हुए थे। बैठक के बाद सिद्धारमैया ने कहा था कि कई समुदायों और मंत्रियों ने जाति सर्वे को लेकर चिंता जताई थी। इसे देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने फिर से जाति गणना कराने का निर्णय लिया है। कर्नाटक सरकार ने न सिर्फ जाति जनगणना की घोषणा की, बल्कि इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। कर्नाटक में जाति जनगणना की चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो कर्नाटक में ही 4 जून को हुई भगदड़ मामले को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आरसीबी के आईपीएल जीतने पर जो जश्न रखा गया था, उसकी इजाजत ही नहीं दी गई थी। और क्या कहा कर्नाटक हाईकोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को आरसीबी के जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मची थी और कर्नाटक सरकार इस भगदड़ के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को जिम्मेदार मान रही है। कर्नाटक सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में इसे लेकर बड़ा दावा किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट में कहा कि आरसीबी ने 29 मई को पंजाब के खिलाफ मैच जीत लिया था और उन्हें पता था कि वे फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने न तो विक्ट्री परेड निकालने की इजाजत ली और न ही स्टेडियम में जश्न मनाने के लिए परमिशन मांगी। 3 जून को मैच शुरू होने से सिर्फ 1 घंटे पहले आयोजकों ने प्रशासन को एक चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था कि वे विक्ट्री परेड आयोजित करेंगे। यानी वे इजाजत नहीं मांग रहे थे, बस अपने प्लान की जानकारी दे रहे थे। और जब आरसीबी ने आईपीएल का खिताब जीत लिया तो उसकी तरफ से 3 जून की रात 11:30 बजे से लेकर 4 जून की सुबह तक सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए गए, जिनमें फैंस को विक्ट्री परेड और सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को न्योता दे दिया हो। स्टेडियम की क्षमता 33,000 है, लेकिन 3.5 से 4 लाख लोग पहुंच गए थे। स्टेडियम के लिए कोई एंट्री टिकट जारी नहीं किया गया था। आयोजकों की सोशल मीडिया पोस्ट में सिर्फ इतना लिखा था कि सभी फैंस आए और टीम के लिए चीयर करें। सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि आरसीबी और बीसीसीआई के बीच गेट मैनेजमेंट, टिकटिंग और सुरक्षा को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसमें भीड़ को संभालने की पूरी जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी और क्रिकेट बोर्ड की थी। सरकार ने कोर्ट में बताया कि आरसीबी ने सच्चाई छुपाने की कोशिश की और इस इवेंट को सरकारी कार्यक्रम की तरह पेश किया, जबकि ये पूरी तरह से निजी आयोजन था। अब इस मामले की जांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईटी को सौंप दी गई है। सरकार की पूरे मामले में कोई गलती नहीं है। कर्नाटक सरकार ने साफ कह दिया कि घटना के लिए आरसीबी और बीसीसीआई जिम्मेदार है। सरकार के बयान से बीसीसीआई की चिंता बढ़ती दिख रही है, तो वहीं अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो मोदी सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर अमेरिका सरकार ने कश्मीर को लेकर बड़ा दावा किया है। तो क्या कहा है अमेरिका ने, देखिए रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 दिन में 12 बार दावा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को उन्होंने रुकवाया। उनकी धमकी के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हुए। पाकिस्तान तो ट्रंप के इस दावे को खुलकर स्वीकार कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से ट्रंप के दावे को खारिज किया जा रहा है। अब अमेरिका की तरफ से एक और बयान सामने आया है और इस बार कश्मीर को लेकर अमेरिका ने बयान दिया है। अमेरिका की तरफ से कश्मीर मामले में मध्यस्थता की कोशिश शुरू हो गई है।
अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। टैमी ब्रूस ने कहा कि मैं ये नहीं बता सकती कि राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में क्या है या उनकी क्या योजना है। हम सभी मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने हर कदम में देशों के बीच पीढ़ीगत मतभेदों और पीढ़ीगत युद्ध को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी को भी हैरत में नहीं पड़ना चाहिए कि ट्रंप इस तरह की किसी चीज को मैनेज करना चाहते हैं। ब्रूस ने ट्रंप के उस दावे को भी दोहराया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष में युद्ध विराम लाने के लिए उन्होंने हस्तक्षेप किया था। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप भी कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता कराने की बात कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिका की तरफ से एक बार फिर संकेत मिल रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका कश्मीर विवाद पर मध्यस्थता कर सकता है। और अगर ट्रंप का सीज फायर वाला दावा सच है, जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यापार की धमकी के आगे दोनों देश इसके लिए तैयार हुए थे, तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप कश्मीर मुद्दे को लेकर भी व्यापार की धमकी देंगे। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लीजिए G7 मीटिंग में जाने के लिए आखिर पीएम मोदी का नाम वेटिंग लिस्ट के अंदर क्लियर हो गया है और वो वहाँ बुलाए गए मेहमानों में शामिल होंगे। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमारे विश्वगुरु, हमारे तो विश्वगुरु हैं ही, बाकी दुनिया से हमें क्या मतलब है, वो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कनाडा के पीएम ने उसके लिए उनको सशक्त निमंत्रण भेजा है। भाई हो सकता है वो ये भी लिख सकते थे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो आने वाले लोग थे उनकी सीटें तो भर गई हैं, बाकी आप देख लीजिए आके। लेकिन हमारे लिए तो फिलहाल ये गर्व की बात है, क्योंकि विश्वगुरु उस सम्मेलन में शामिल हुए।